हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 20 मार्च 2021 के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, लेकिन साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है करियर्स क्लाउड। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, और इसका बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम आपको लिंक दे रहे हैं, उस लिंक से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद ओपन करोगे तो ये विंडो ओपन होगी, और इसमें आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हैं, मतलब आप जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद ये विंडो ओपन होगी और उसमें आप करंट अफेयर सेक्शन के अंदर, मतलब जो फर्स्ट आइकन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारी सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कि बाय करोगे, कौन सा बाय करोगे, उससे पहले देख लो यार कि हम आपको क्या प्रोवाइड करें, क्योंकि फिर ही आपको पता लगेगा कि बाय करने का आपको फायदा भी है या नहीं है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में हम आपको हर रोज 3 सेक्शंस प्रोवाइड किया करेंगे। उसमें एक सेक्शन होगा डिटेल्ड करंट अफेयर, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। दूसरा सेक्शन होगा वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स देंगे। तीसरा होगा अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप जो है वो क्विज जो है लगा सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर ही। नेक्स्ट ऐसे ही हम आपको वीकली में, हर वीकली करंट अफेयर के अंदर हम आपको 3 सेक्शन देंगे। हर वीकली सेक्शन के अंदर एक आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें डिटेल्ड करंट अफेयर होगा पूरे हफ्ते का। नेक्स्ट में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स होंगे। तीसरा आपके पास होगा क्विज सेक्शन, मतलब आप अपने करंट अफेयर्स को क्विज लगा के देख सकते हो कि यार मुझे कितना याद रहता है या नहीं रहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मंथली करंट अफेयर सेक्शन का, क्योंकि इसमें आपको कई तरह की पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ है स्टडी पीडीएफ, इसमें हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर यार प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको मतलब सही तरीके से करंट अफेयर को पढ़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट फिर इसको रिवाइज करने के लिए आप क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज करोगे, मतलब जो आपको डिटेल करंट अफेयर मिला है वो हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको देते हैं, ताकि आप करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सको। नेक्स्ट मिलेगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें कि आप करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का आप यूज कर सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट होगा टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स हम आपको देते हैं, जिससे आप जो है वो दोबारा दोबारा बेस्ट 100 करंट अफेयर्स उसको रिवाइज कर सको। तो ये भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम मंथ वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं, डेली, वीकली और मंथली, जिसके कारण जो है वो आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर में जो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम आपको अलग तरह की पीडीएफ देते हैं, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हम एक स्पेशल बुकलेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी पीडीएफ। वो स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पीडीएफ में मिलेगी, और अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप क्विज भी जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट ऐसी होगा एग्जाम पीडीएफ, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम मंथ वाइज जो है वो कंपाइल करते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी और फरवरी का जो है वो कंबाइंड है। ऐसे ही स्पेशल करंट अफेयर जो ईयरली कुछ ऐसा कुछ आता है, लाइक इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो उसको हम कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट 20 टाइप ऑफ पीडीएफ, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर को जल्दी रिवाइज करने के लिए। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाती है, जैसे जैन और फेब का एप्स और वेब पोर्टल आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही जैन और फेब के इंपॉर्टेंट डेज आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स मिल जाएंगे जो जैन और फेब में रिलीज हो। इसी तरह के 20 मतलब 20 तरह की पीडीएफ जो आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टेट करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, जो कि हर स्टेट के, हम ऑलमोस्ट हर स्टेट के जो है वो कंपाइल करते हैं, हर यूटी के कंबाइन करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि डेली, वीकली, मंथली सेक्शन के साथ साथ आप स्पेशल तरीके से भी तैयारी कर सकते हो। और ये सारे करंट अफेयर जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो गाइस आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, लॉग इन कर लें इसको। लॉग इन करने के बाद आप देखोगे कि क्रैक करंट अफेयर्स करके जो है वो आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 साल और 2 साल दोनों सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ज्यादा कम है, एक बार आप जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। लेकिन मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यार हमारी वेबसाइट पे जाना होगा आपको। हमारी वेबसाइट का नाम है affairscloud.com/current-affairs। लेकिन यार इस मिनिमम प्राइस के ऊपर हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। इस कोड का यूज करें H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 20 मार्च 2021 का। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा पहला सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें पहला क्वेश्चन है इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवल फोर्स
अंडरटुक पैसेज एक्सरसाइज इन द पर्शियन गल्फ अंडर ऑपरेशन संकल्प। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को पैसेज एक्सरसाइज करके याद नहीं करना, क्योंकि यार पैसेज एक्सरसाइज तो इंडिया की बहुत सी कंट्रीज के साथ होती है। और ये जो पैसेज एक्सरसाइज है दोस्तों, ये मतलब आप कह सकते हो कि वियतनाम के साथ हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुकी है। तो ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है कि पैसेज एक्सरसाइज जो वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हो रही है। लेकिन रिसेंटली अगर आपको पूछ ले तो आपने याद रखना है पैसेज एक्सरसाइज दोस्तों किसके साथ हुई है, बहरीन के साथ हुई है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशन संकल्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन संकल्प जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, ताकि जो इंडियन मर्चेंट शिप्स हैं जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से आती हैं, आपको मैं अभी डायग्राम के अंदर दिखाता हूं, मैप के अंदर दिखाता हूं कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है, जिसके थ्रू काफी ज्यादा शिप्स जो है वो आती हैं, ऑयल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां से, तो उसको जो है वो सेफ रखने के लिए जो है ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसलिए दोस्तों यहां पे नाम है पर्शियन गल्फ, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है ये आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंबाइन करने में हेल्प करती है। तो याद रखना है नेवल एक्सरसाइज जो कि पैसेज एक्स के नाम से या पैसेज एक्सरसाइज के नाम से, तो उस पर्शियन गल्फ के अंदर जो है हुई है, और ये ऑपरेशन संकल्प के अंदर हुई है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हो हमारी तरफ से आईएनएस तलवार और उनकी तरफ से अल मोहारक, तो ये जो है वो दोनों शिप्स जो है वो आपस में इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग की। मेन एम क्या होगा, टू एनहेंस दी इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, रीअश्योरेंस ऑफ द सेफ्टी ऑफ द डायस्पोरा, ताकि आपस में जो है वो दोनों कंट्रीज या इस एरिया की जो है वो हम क्या कर सकें, सहायता कर सकें और इस एरिया के अंदर जो है वो अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकें। तो आप ये देख रहे हो दोस्तों, यहां पे है स्टेट ऑफ हॉर्मस, यहां पे आपको दिख रही है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान आपको दिख रहा है यहां पे। तो दोनों को आपस में आप कह सकते हो कंबाइन कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्योंकि स्टेट का मतलब है जहां पे दो वाटर बॉडीज डिवाइड हो रही है या कंबाइन हो रही है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो। जैसे कि इंडिया के नीचे आपको देखता है कौन सी स्टेट, पाक स्टेट, तो वो इंडियन ओशन के दो मेन सीज जो हैं, लाइक आप कह सकते हो कि जहां पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, पाक स्टेट। ऐसी स्टेट ऑफ क्या है, हॉर्मस। तो ये आपके लिए क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं आसपास। ईरान है आप देख सकते हो, यूएई है और ओमान है, क्योंकि ये एरिया जो आप देख रहे हो ये ओमान का एरिया है। तो आपको यहां से पता लग गया और बहुत सी चीजें आप यहां से सीख चुके हो। लेकिन यहां पे कंट्री का जिक्र हुआ दोस्तों, वो कौन सी कंट्री थी, बहरीन। बहरीन की कैपिटल कौन सी है, मनामा। तो याद रखना है कौन सी कैपिटल है, मनामा, और करेंसी कौन सी है, बहरीनी दिनार। तो ये दोनों चीजें जो है वो बहरीन के बारे में याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड स्टडीज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी ज़ूटोबी। और ये कंपनी दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इन कंट्रीज में एज ए ड्राइवर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो नाम आप याद रखें तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना रखो तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़ूटोबी सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये स्टडी जो है वो ज़ूटोबी की तरफ से की गई है कि डेंजरस रोड्स में जो है वो इंडिया का रैंक कौन सा है और सबसे ज्यादा डेंजरस रोड जो है वो कौन सी कंट्री की है। तो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट रैंक किसको गया, मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस रोड जो है वो कौन सी कंट्री की है। तो याद रखना है ये कंट्री है दोस्तों साउथ अफ्रीका। कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका। और दूसरा जो हमारे पास रैंक आता है वो किसका आता है, मोस्ट डेंजरस के अंदर दूसरा रैंक आता है थाईलैंड का। तीसरा रैंक दोस्तों किसका आता है, तीसरा रैंक आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इंडिया का दोस्तों कौन सा रैंक आता है, चौथा रैंक आएगा। तो इसका मतलब याद रखोगे पहला और इंडिया, ये दो चीजें आपने जरूर याद रखनी है। फोर्थ रैंक इंडिया का है और फर्स्ट रैंक जो है वो किसका है, साउथ अफ्रीका का। तो दोस्तों सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, मतलब वर्ल्ड सेफेस्ट रोड जो है वो कौन सी कंट्री की है, तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्वे होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, नॉर्वे होगा। इस चीज को आपने याद रख लेना है। तो आप यहां पे देख सकते हो साउथ अफ्रीका वाज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड्स, इंडिया इन द फोर्थ प्लेस। और ये रिसर्च स्टडी किसकी तरफ से की गई है, ज़ूटोबी की तरफ से की गई है। और इसमें कुछ खास नहीं है, उन्होंने 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ये लिया है कि कितने जो है वो डेथ्स हो रही हैं, स्पीड लिमिट्स जो है वो कितनी कितनी जगह पे है, सीट बेल्ट जो है वो कितने लोग लगा रहे हैं, अल्कोहल टेस्ट कितनी जगह पे हो रही है, अल्कोहल के कारण डेथ्स कितनी जगह पे हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने अंडर कंसिडरेशन जो है वो लिया, मतलब 5 फैक्टर्स के बेस पे इसको किया गया है। तो आप देख सकते हो 56 कंट्रीज में से ये स्टडी की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉप किया है। और स्टडी जो है वो किसने की है, ज़ूटोबी ने इसको कंडक्ट किया है। और साउथ अफ्रीका जो है पहले नंबर पे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस, और दूसरा स्थान थाईलैंड का है, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स का, इंडिया का फोर्थ है, और नॉर्वे जो है वो वर्ल्ड सेफेस्ट रोड
एंड टॉप्ड इन द स्टडी इन द वर्ल्ड सेफेस्ट रोड्स। तो सेफेस्ट रोड में आएगा नॉर्वे और डेंजरस रोड में आएगा साउथ अफ्रीका। ये चीज को याद रखना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि नॉर्वे के बाद सबसे सेफेस्ट कौन है, तो याद रख सकते हो यार, जापान सबसे सेफेस्ट है दूसरे नंबर पे, और स्वीडन जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हो, लेकिन पहला और सेफेस्ट और वो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैडलर टू क्वालिफाई फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बताना चाहता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, फर्स्ट इंडियन पैडलर का मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं टेबल टेनिस की। तो बिल्कुल याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन पैडलर कौन बना जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में सक्सेसफुल हुआ। तो जो आप चारों ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ये चारों के चारों सक्सेसफुल हुए हैं, चारों के चारों। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूं, सबसे पहला। तो पहली बात तो ये याद रखने की, ये चारों के चारों 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन अगर सबसे पहला पूछें तो आंसर क्या आएगा? आएगा हमारे पास शरत कमल। तो याद रखेंगे, शरत कमल जो हैं वो सबसे पहले इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बन चुके हैं जो 2020 के लिए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो शरत कमल बिकम्स फर्स्ट इंडियन पैडलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये किस तरह से क्वालिफाई हुए हैं, तो आप देख सकते हो जो शरत कमल हैं, रिसेंटली उन्होंने एक पाकिस्तान के प्लेयर थे मोहम्मद रमीज, उनके खिलाफ एक मैच खेला, एक टूर्नामेंट चल रहा था, एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, जो कि कौन सी कंट्री में चल रहा था? दोहा, मतलब मैं बात कर रहा हूं कतर के अंदर चल रहा था। और ये फर्स्ट इंडियन पैडलर बन जाते हैं जो 2020 के ओलंपिक गेम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये चौथी बार होगा कि ओलंपिक गेम्स में जो है वो शरत कमल जो है वो खेलेंगे। फिर मोहम्मद रमीज जो हैं वो मतलब हार चुके थे इस मैच के अंदर, जिसके कारण जो है ये क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर हमारे पास आता है सुत्रिता मुखर्जी, ये भी जो है वो कर चुकी हैं, ये इंडिया सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर हैं जो कि क्वालिफाई कर चुकी हैं 2020 की ओलंपिक गेम्स। इन्होंने जो है वो मनिका बत्रा को हरा दिया था, इंडिया टॉप फीमेल प्लेयर। और फिर मनिका बत्रा भी जो पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग जो है वो क्या थी? अच्छी थी। तो यार ये सारे नाम आपने याद रखना है। जी साथ्यान भी क्लियर कर चुके हैं, मनिका बत्रा, शरत कमल और सुत्रिता मुखर्जी, लेकिन आपने सबसे पहला नाम जरूर याद रखना है, शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग वर्ल्ड टॉप 10 नेशंस एज पर द ब्लूमबर्ग्स रीसेंट डेटा ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो किस कंट्री की है ये भी आपने बताना है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का रैंक यार जरूर बताना है। और इंडिया का रैंक जो है वो उतना ही है जितना जो है वो पिछले साल था। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो कितनी है, अगर हम एग्रीगेट पूरे वर्ल्ड के डेटा के अकॉर्डिंग देखें, और ये ब्लूमबर्ग्स की तरफ से जो है वो रजिस्टर किया गया है, जिसमें रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन किया था कल वाले, उसमें किया था कि ब्लूमबर्ग्स के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा वेल्थ गेनर कौन है। तो मैंने बताया था उसमें जो है वो गौतम अदानी जी का नाम जो है वो सबसे आगे आता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो इंडिया का रैंक दोस्तों कौन सा होगा? 8th पोजीशन होगी। कौन सा रैंक होगा? 8th पोजीशन होगी। इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है अगर आप देखोगे, लेकिन पोजीशन उतनी ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की कितनी होगी? $2.8 ट्रिलियन हो चुकी है, $2.8 ट्रिलियन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे जो है वो इंडिया की बढ़ चुकी है, और ग्रोथ भी जो है वो काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हो यहां पे इंडिया जो है वो 88% जो है वो ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हुई है। इवन कोविड-19 था, फिर भी जो है वो यहां पे आप कह सकते हो शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो की है। आप देख सकते हो सेंसेक्स का प्राइस देख सकते हो, आप निफ्टी का प्राइस देख सकते हो, तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते कहते हैं प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने शेयर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और प्राइस पर शेयर कितना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हमें पता लगता है कि इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो $2.8 ट्रिलियन। और सबसे पहले नंबर पे दोस्तों कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स होगा, लेकिन उनका ग्रोथ जो है वो 67% है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट जो है वो यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा था। और इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा 88%। अगर आपको पूछें कि ग्रोथ वाइज जो है वो सबसे ऊपर कंट्री कौन सा है, तो आंसर आप क्या लगा सकते हो? इंडिया लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो ग्रोथ वाइज इंडिया, फिर कनाडा, फिर यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह से जो है वो नीचे जाता रहता है। और 10 कंट्रीज की ये लिस्ट जो है वो आप यहां पे देख सकते हो जो ब्लूमबर्ग्स की तरफ से रिलीज की गई। ब्लूमबर्ग्स का हेडक्वार्टर आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स है। सीईओ ब्लूमबर्ग्स के कौन है? माइक ब्लूमबर्ग। तो याद रखेंगे कौन है? माइक ब्लूमबर्ग। तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद करें, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड?
तो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा। एक तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, एक सीआरपीएफ के भी जो है वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, तो दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा और ऑप्शंस आपको सेम दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यार सबसे पहले करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन लगाए गए हैं। तो अगर हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं तो आंसर दोस्तों आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। एम.ए. गणपति जी, इनको लगाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, तो आंसर क्या आएगा, एस.एस. देसवाल जी जो हैं वो हम कह सकते हैं फॉर्मर हमारे पास क्या थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे। तो अभी याद रखेंगे एम.ए. गणपति। किस तरह से याद करोगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल लगाए हैं उन्होंने एम.ए. की हुई है और गणपति जी के आगे जो है वो उन्होंने हाथ जोड़े थे कि भाई मुझे डायरेक्टर जनरल बना दो। तो एम.ए. गणपति इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीएपीएफ सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो किसको अपॉइंट किया गया, तो यार पहली दोनों ऑप्शन तो आउट ही होगी। तो आंसर आपके पास क्या बचेगा, अगर आपको पुराने पता है तो आप आंसर लगा सकते हो। पुराने कौन थे, एपी महेश्वरी, मतलब ये तो यार फॉर्मर हैं हम कह सकते हैं, और कुलदीप सिंह जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन है, कुलदीप सिंह, और डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन है, एम.ए. गणपति। तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अपॉइंटमेंट के बेस पे इसको क्या रख लें, याद रख लें। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं एम.ए. गणपति जी, ये 2024 तक रहेंगे, 2024 तक। और यहां पे आप देख सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एपी महेश्वरी जी जो कि रिटायर हो चुके हैं, अब कुलदीप सिंह जी लग चुके हैं, ये रहेंगे 2022 तक, सितंबर 2022 तक। तो टाइम पीरियड याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, नाम जरूर याद रखना। फोटो देख सकते हो, एम.ए. गणपति अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ, कुलदीप सिंह टू हेड द सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु बिकेम तंजानियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि रिसेंटली जो तंजानिया के प्रेसिडेंट थे उनका देहांत हो चुका था, जिनका नाम क्या था, मगुफुली। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था वन लाइनर के अंदर कि मगुफुली जी का देहांत हो गया था। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और मैंने पिछली न्यूज में आपको बताया था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उनको ही क्या बनना था, प्रेसिडेंट बनना था। तो आपने याद रखना है, वैसे वो जो है आप कह सकते हो सिक्स्थ प्रेसिडेंट है तंजानिया की, लेकिन पहली वुमेन है यार प्रेसिडेंट। तो याद रखेंगे, नाम है सामिया सुलूहू हसन। तो बिल्कुल याद रहेगा SSH। तो किस तरह से याद रखोगे, SSH, सामिया हसन, चाहे ओनली सामिया हसन से आप याद कर ले। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और आपको बताना चाहूंगा कि तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा, मैंने आपको बताया था उस टाइम पीरियड पे भी, डोडोमा। और करेंसी जो है वो कौन सी है, तंजानियन शिलिंग। तो यार ये दो चीजें याद रखनी है आपको, फॉर्मर भी पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, जॉन मगुफुली, जो कि 2015 से लेकर 2021 तक जो है वो उनका टाइम पीरियड अभी चल रहा था, लेकिन अब रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या बन चुकी हैं, प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो बिल्कुल याद रहेगा। और आप यहां पे नाम देख सकते हो, सामिया सुलूहू हसन बिकेम तंजानियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और वेरी इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम विद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यार अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का आप कह सकते हो कि एक मिशन है, जिसके अंदर जो है वो हम लैब्स बनाई हैं हमने, स्टार्टअप्स को इनिशिएटिव मिलेगा, स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगी, हम डिजिटल एजुकेशन को और आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने कंपनी के साथ जो टाई अप किया है ताकि इनोवेशन को अगले पायदान पे लेके जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बढ़ा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को एंटरप्रेन्योर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस आसानी से कर सके, उनको हर तरह की स्किल जो है वो यहां पे मिल सके। तो यार किसके साथ ये टाई अप हुआ है ये आपने मुझे बताना है, आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि Amazon इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये टाई अप हुआ है, जो कि किसका एक आप कह सकते हो कि लीगल एंटिटी है, वो है Amazon वेब सर्विसेज की। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, Amazon वेब सर्विसेज होगा। तो अटल इनोवेशन मिशन कोलैबोरेट विद द AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज, टू स्केल क्लाउड स्किलिंग एंड एक्सेलरेट इनोवेशन विद एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया, ताकि ये क्या प्रोवाइड कर सके, स्टार्टअप्स जो है वो प्रोवाइड कर सके। और MOU इज विद Amazon इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लोकल लीगल एंटिटी है Amazon वेब सर्विसेज की, ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया के अंदर जो है वो इंप्रूव किया जा सके। खास करके ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्कूल स्टूडेंट्स के बेसिस पे स्टार्ट होगा। तो एम्पावर स्कूल स्टूडेंट्स विद क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स, उनको एक अच्छे लेवल पे जो है वो एडवांस ट्रेनिंग दे सकें।
इनेबलिंग एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड इनोवेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू ऑन द क्लाउड, ताकि यार वो ऑनलाइन ही ये सारी चीजें कर सके और अपना डाटा जो है वो वहीं पे स्टोर कर सके, उनकी स्पेस जो है वो कहीं भी खत्म ना हो। तो AWS एजुकेट विल इंट्रोड्यूस द क्लाउड रिलेटेड फंडामेंटल्स टू द स्टूडेंट्स एट मोर देन 7,000 अटल टिंकरिंग लैब इन इंडिया। तो इस लाइन से आप पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा, ये Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग कहां पे दी जाएगी, ये अटल टिंकरिंग लैब, जो अटल मिशन की जो है वो लैब्स हैं, तो वहां पे ये प्रोवाइड कर देंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत से स्कूल्स में ओपन हो चुकी है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा जो है वो साबित होने वाला है, खास करके बच्चों के लिए। तो यार याद रखना है कि Amazon वेब सर्विसेज के जो CEO हैं वो कौन है, एंडी जेसी। रिसेंटली आपको पता है कि जो जेफ बेजोस थे उन्होंने स्टेप डाउन किया था इससे, और एंडी जेसी को क्या बनाया गया था, CEO बनाया गया था। और Amazon वेब सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहां पे, सिएटल, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये था इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चिन्नार डे ऑब्जर्व्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच डे। तो चिन्नार डे जो है वो आपको पता है चिनार के पेड़ों के लिए जो है वो इसको मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो जरूर कमेंट करेंगे, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे जम्मू कश्मीर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, चिनार डे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि चिनार के पेड़, जो कि आप कह सकते हो एक शान है हिली एरियाज के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिवस जो है वो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो चिनार डे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है 15 मार्च को। और चिनार डे अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ श्रीनगर प्लांटेड दी चिनार सैपलिंग्स। तो उन्होंने चिनार के जो आप कह सकते हो बीज हैं वो बोके जो है वो ये दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो चिनार के पेड़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है, यही जो है वो लक्ष्य रखा गया है। और पूरे 2021 के अंदर जो है वो रखा गया है कि 12,500 जो है वो हमने क्या लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, किसके, चिन्नार के। तो मतलब उनके बीज जो है वो हमने बोने हैं। तो मतलब ये चिन्नार का आपने याद रखना है, ये किस एरिया में फेमस है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस, डाचीगम नेशनल पार्क। तो ये जरूर याद रखनी है दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम अपेडा कहते हैं, साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट एंड एम्पावर एग्री एंटरप्रेन्योर्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं इसको, कि ऑलरेडी जो MSMEs हैं हमारी, मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो प्रोसेस्ड फूड होगा, मतलब जो रॉ मटेरियल से बना हुआ फूड होगा, उनको अलग अलग जगह पे जो है वो एक्सपोर्ट करवाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, ये कंपनीज जो है वो उसको करेंगी। और ये कंपनी कौन सी है, एक तो अपेडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा। दूसरा होगा दोस्तों हमारे पास नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मतलब ये जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको क्या करेंगे, साथ में सपोर्ट करेंगे। तो आपको पता है जो अपेडा है हमारे पास वो किसके अंदर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। याद रखेंगे किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। और दूसरी बात, जो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो अपेडा एंड NSIC जॉइंस हैंड टू एम्पावर द एग्री एंटरप्रेन्योर्स। और आप यहां पे भी देख सकते हो ये एग्री एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो छोटे छोटे MSMEs हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसको हमने क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और इसके अंदर क्या होगा, मेन फोकस ईयर ये है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो बढ़ानी है एग्रीकल्चर की, और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होंगे जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाएंगी, उनको हमने अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट वाइज जो है वो बढ़ाना है। इससे क्या होगा, ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द MSME क्लस्टर जो है वो बढ़ेगी, और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या करें, वो आपस में यूज करें। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर, वो भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और आपको पता है कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो अब एक्सपोर्ट करने लग गई हैं काफी चीजों के ऊपर, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लाइक महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, केरला है, नागालैंड है, इवन तमिलनाडु है, पंजाब है। तो ये सारी स्टेट्स बेसिकली क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि सरकार भी जो वो अलग अलग तरह से पॉलिसी बनाती रहती है, जैसे एग्रो MSME पॉलिसी सरकार ने बनाई थी, तो इस तरह से सरकार भी जो है वो काम करती रहती है इसके अंदर। तो आप याद रखोगे इसको। और रिसेंटली दोस्तों इसी तरह से एक टाई अप हुआ था, अगर आपको याद हो, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, दिसंबर 2020 में, कि अपेडा
और नाबार्ड का एक टाई अप हुआ था दोस्तों, अपेडा और नाबार्ड का एक एमओयू साइन हुआ था, वो भी इसी काम के लिए हुआ था कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को हमने क्या करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पे अपेडा और ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन चेयरमैन है कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंट्री इज बिल्डिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स? तो आपको पता है यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो हमने अचीव करना ही है, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ओनली इंडिया ही नहीं, सारी कंट्रीज का ही यार फोकस चल रहा है। तो अब कोई एक कंट्री जो है वो बना रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। अभी बना तो नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश जो है वो उसके ऊपर चल रही है, ताकि ग्रीन हाउस गैस को हम क्या कर सकें, उसकी एमिशन को कम कर सकें। और ये दोस्तों कंट्री कौन सी हमारे पास? सिंगापुर। एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही आपने याद रखना है। तो एशिया का बिगेस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंगापुर सबसे ज्यादा अमिट करता है, और वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म वहीं बना रहा है, ताकि इस कार्बन एमिशन को हम कम कर सकें और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके। और सोलर पावर जो है वो एक्सपैंड करेगा फ्रॉम द कोस्ट इनटू द जोहोर स्टेट विच सेपरेट सिंगापुर एंड मलेशिया। तो यहां पे क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है कि जोहोर या जोहोर स्टेट जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को अलग करती है। तो मैं आपको एक मैप के अंदर भी दिखा देता हूं कि यार एक्चुअल में जोहर स्टेट कहां पे है। तो आप देख सकते हो ऊपर जो है वो क्या है, मलेशिया है, नीचे आप देख रहे हो कौन सा कंट्री है, सिंगापुर है, तो बीच में आप देख रहे हो क्या है दोस्तों, ये है स्टेट ऑफ जोहर। तो स्टेट ऑफ जोहर जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को अलग करती है, मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है। तो यार ये दोनों चीजें आपने जरूर याद रखनी है कि एक तो जोहर स्टेट कहां पे है, सिंगापुर और मलेशिया। मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा जोहर स्टेट के बारे में, और जिन बच्चों ने नहीं सुना या सुना है, मुझे सही तरीके से मतलब ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, कि आपने सुना था या नहीं सुना था। यस और नो में बताना है कि सर सुना था या नहीं सुना था। और इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, सेम्ब कॉर्प इंडस्ट्रीज जो है वो बना रही है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगापुर है और ये जोहर स्टेट है। ये दो न्यूज आपने इसके अंदर से निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो काफी बच्चे तो यार इस न्यूज को पढ़ के ही जो है वो खुश हो गए होंगे और सो गए होंगे कि यार स्लीप डे है तो मतलब उस दिन सोना है। इसका मतलब यार ये नहीं है कि स्लीप डे है तो सोना है उस दिन सारा दिन। इसका मतलब है कि स्लीप की इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों को सिखानी है, कितने घंटे सोना जरूरी है ना। स्लीप से रिलेटेड काफी लोगों को इशू है, नींद नहीं आती, डिप्रेस्ड है ना। मेडिसिन, एजुकेशन या सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब स्लीप से रिलेटेड जो है वो लोगों को पूरी की पूरी जो है वो समझानी है। और ये दिन जो है दोस्तों किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये इस साल जो है वो 19th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। इसका मतलब आंसर तो यार इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है इसका, 19th ऑफ मार्च। याद कर लें, ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं है, आंसर क्या है 19th ऑफ मार्च। लेकिन ये सिर्फ 2021 का है दोस्तों, क्योंकि ये हर साल 19 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है फ्राइडे को। याद रखना है, फ्राइडे को बिफोर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब उस फ्राइडे को मनाया जाएगा जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के पहले आएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं 22 मार्च से पहले आने वाला फ्राइडे, क्योंकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपको पता है कि जिस दिन जो है वो सनरेज बिल्कुल वर्टिकल होती हैं इक्वेटर के, तो रोशनी दोनों तरफ बराबर पहुंचती है, जिसके कारण क्या बनता है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ही ये है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, जिसके कारण वो 22 मार्च को बनता है। तो 22 मार्च से पहले जो भी फ्राइडे आएगा, इस बार 19 मार्च को आया तो वो कब मना लिया गया, 19 मार्च को। और थीम क्या रखा गया था, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड स्लीप डे 2021 19th ऑफ मार्च। और थीम दोस्तों जरूर याद रखना है, थीम क्या था, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। मतलब यार सोना बहुत जरूरी है, सोओगे नहीं तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया? तो यार वुमेन लाइवलीहुड को इंप्रूव करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस चीज को, खास करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके, और भी सहयोग करेंगे उनको जॉब्स दिलाने में, उनके लाइवलीहुड को और इंप्रूव करने के लिए। और ये दिशा इनिशिएटिव जो है वो 5 साल की पार्टनरशिप है, किसके बीच में, एक तो आइकिया कंपनी के साथ में, और एक दोस्तों हमारे पास कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, यूएनडीपी है और दूसरी कौन सी कंपनी है हमारे पास, आइकिया कंपनी है। ये दोनों मिलके जो है इसको 5 साल के लिए जो है वो चला रहे हैं, जिसका नाम है दिशा इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, जो वुमेन लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, उनको हम सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो इसी इनिशिएटिव के पीछे ये काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड सही दिशा
कैंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लाइवलीहुड इन द रूरल इंडिया, ताकि रूरल इंडिया में भी जो औरतों को सक्षम बनाया जा सके, सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश हो रही है। 5 साल का टाई अप है यूएनडीपी और आइकिया फाउंडेशन का। और साथ में दोस्तों इसको कितनी स्टेट्स में रिसेंटली लागू किया जाएगा, इसको 5 स्टेट्स में जो है वो लागू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके और भी स्टेट्स में इसको लेके जाएंगे, और पहले जो है वो इन स्टेट्स के ऊपर जो है वो काम किया जाए, जैसे कि दिल्ली है इसके अंदर, हरियाणा है इसके अंदर, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। और दिल्ली अकेला नहीं है दोस्तों, दिल्ली के अंदर पूरा एनसीआर है, और हरियाणा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। ये 5 जगहों के ऊपर जो है वो पहले क्या होगा, अप्लाई किया जाएगा इसको। और देख सकते हो आप यहां पे 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन जो हैं इंडिया के अंदर, उनको जो है स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी और उनको जॉब्स दिलाई जाएंगी, ताकि उनको इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो उनकी इंक्रीज हो सके। तो यहां पे आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों वो कौन सी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है एशिम, ACHIM, एचिम और एशिम। तो किसी भी तरह से याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, डेटा पार्टनर्स और पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैंडेड ओवर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड चेकआउट सिस्टम टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच मिशन। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि चेकआउट सिस्टम क्या है, ये किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा पैटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने ये पूरा चेकआउट सिस्टम बना के दिया है इसरो को, और कौन से मिशन के लिए दिया है ये भी आपने साथ में बताना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चेकआउट सिस्टम की। चेकआउट सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिससे पता लग जाता है कि जो केबल्स यूज हो रही हैं मिशन के अंदर, या पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी असेंबली है केबल्स की, वो सही सलामत है या नहीं है, मतलब उनकी हेल्थ चेक करने के लिए ये चेकआउट सिस्टम बनाया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, डेटा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये बना के किसको दिया, इसरो को। कौन से मिशन के लिए दिया है दोस्तों, ये मिशन है दोस्तों गगनयान। तो इस चीज को याद रखना है, गगनयान मिशन जो है वो 2022 के एंड में या 23 के स्टार्टिंग में जो वो लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो कहा जा रहा है कि ये 2022 में ही लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 3 दोस्तों नाम से पता लग रहा है, चंद्रयान 2 का जो है वो नया मिशन होगा, मतलब रिपीट मिशन होगा चंद्रयान 2 का, जिसमें लैंडर रोवर का यूज किया जाएगा और ल्यूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट जो है वो किया जाएगा। और ये चंद्रयान 3 होगा, ये भी दोस्तों कौन से ईयर में जो है वो शेड्यूल्ड है, 2022 के अंदर। नेक्स्ट है आदित्य L1 दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है मिशन, ये मतलब सोलर क्रोनोग्राफ स्पेस मिशन है एक तरह का, मतलब सोलर क्रोना जो है वो चेक करना है हमने, तो आप कह सकते हो एक तरह का सन मिशन है, सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है आदित्य L1, ये भी 2022 में क्या है हमारे पास शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों मंगलयान 2। मंगलयान 2 जो है वो दोस्तों मंगल ग्रहण के ऊपर जो है वो भेजा जाएगा, और 2024 को ये क्या है शेड्यूल्ड है। इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी कहा जाता है, MOM2 भी इसको कहा जा सकता है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मिशन कब है, लेकिन ये हो रहा है कौन से मिशन के लिए, ये हो रहा है गगनयान मिशन के लिए। और गगनयान की खासियत क्या है कि ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा, जो कि चेन्नई से जो है वो लॉन्च किया जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको लॉन्च किया जाएगा, इसरो की तरफ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और चेकआउट सिस्टम मैं बता चुका हूं कि ये हेल्थ चेक करने के लिए जितनी भी केबल्स हैं तो उसको जो है वो चेक किया जा सकता है। और इसरो का जो गगनयान मिशन है 2022 के एंड में या 23 में स्टार्टिंग में जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के बारे में आपको दोस्तों पता ही है कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों वो है बेंगलुरु के अंदर। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इसके हेड कौन है, वो है के सिवान। और ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, तो इसको लॉन्च भी जो है वो बेसिकली उसकी सहायता से किया जाएगा, जिसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो कि इसरो का ही हेडक्वार्टर है, वहीं पे जो है वो इसका कैंपस जो है वो बना हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट है, इंडिया एंड यूएस लॉन्च्ड यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। तो आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया और यूएसए की तरफ से, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत करेगा। तो नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो सके, ओपननेस इंक्रीज हो सके, इनोवेशन को इंकरेज मिल सके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही आजकल क्या चल रहा है, दौर चल रहा है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना याद रखना इंडिया और यूएस ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंसीडर टू सेटअप आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टू बूस्ट ग्लोबल ट्रेड। तो यार एक आयुष से रिलेटेड जो है वो
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो बनाई जा रही है। ये आयुष मिनिस्ट्री का एक योगदान रहेगा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगी, और ये मिलके जो है वो क्या करेंगे, आयुष को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ग्लोबल ट्रेड लेवल पे आयुष के प्रोडक्ट्स को जो है वहां पे बेचेंगे। तो मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फिकी जो है वो इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके उदय शंकर जी प्रेसिडेंट हैं, तो वो मतलब इसके अंदर प्रोत्साहन करेंगे। और आपको पता होना चाहिए आयुष मिनिस्टर कौन है, श्रीपद येसो नाइक जी। नेक्स्ट आते हैं कोविड-19 क्राइसिस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, IRENA रिपोर्ट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि IRENA दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो उनकी एक रिपोर्ट है कि कोविड-19 के कारण जो है तो फॉसिल फ्यूल्स का ऑलरेडी हम जो है वो यूज कम कर चुके थे, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि और भी बहुत सी चीजें जो है वो नहीं चल रही थी, जिसके कारण फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही कम यूज हुए। तो ये बहुत ही अच्छा, वो कहते हैं कोविड-19 एक टाइम है जिसके अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ही आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं UNCTAD एक्सपेक्ट्स इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.9% इन 2020 एंड ग्रो 5% इन 2021। मतलब कह रहे हैं कि यार 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 6.9% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी GDP इंडिया की, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2021 में बढ़ेगी, ग्रो करेगी कितने परसेंट, 5%। और ये किसकी तरफ से कहा गया है, ये कहा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां में मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज है, 195 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसको बनाया था दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 के अंदर। नेक्स्ट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर दिलीप गांधी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 69। तो यहां पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम जरूर याद रखेंगे, दिलीप गांधी जी, तो मेरे ख्याल से इजीली याद रहेगा, गांधी जी जो है वो सरनेम है इनका। तो कोविड-19 जो है वो इनको हुआ था, जिसके कारण जो है वो इनका देहांत हो गया, तो इतना याद रखना है। और दिलीप गांधी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 3 बार रह चुके हैं, और पहली बार इलेक्ट हुए थे लोकसभा में 1999 में। कौन सी स्टेट से, महाराष्ट्र से, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनकी अहमदनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ये क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद 2 बार लगातार इलेक्ट हुए, 2009 में भी और 2014 में भी। तो और कौन सी मिनिस्ट्री, क्योंकि हमने लिखा है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर ऑफ शिपिंग जो है वो रह चुके हैं 2003 से लेके 4 तक, लेकिन ये यूनियन मिनिस्टर जो है वो स्टेट के थे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब आप कह सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर के एक नीचे का रैंक हो गया। नेक्स्ट आ गया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पैनल जो है वो बनाया गया। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, ये इसलिए करवाता हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए कि एक एयर क्वालिटी जो है वो कमीशन बनाया गया है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जिसके चेयरमैन है MM कुटी। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, और 19 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी जो है वो जरूरत नहीं थी, और बच्चों ने जो है वो आंसर जो है वो फटाफट दे भी दिया। तो यार पोलियो का आंसर बिल्कुल क्लियर था, पोलियो जो है वो एक वायरस है, तो वायरस के थ्रू जो है वो फैलता है, तो पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, सिंपल। तो और पोलियो वायरस से फैलने वाली बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं पोलियो माइलिटिस, MYELITIS, माइलिटिस, तो याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स एडिटर। तो कौन सा न्यूज़पेपर या कौन सा वीकली न्यूज़पेपर या फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर जो है वो इन बंदों ने नहीं स्टार्ट किया, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन मैं पढ़ के बता देता हूं, वंदे मातरम अरबिंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या जो है वो बीरेंद्र घोष। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपने मुझे बताना है। तो यार 700+ लाइक्स हमें चाहिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे और इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे हमारी PDF से, तो आपका यार जरूर जो है वो एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर होगा, और आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, एंजॉय करें हर मोमेंट को, और साथ साथ पढ़ते रहें, साथ साथ एंजॉय करें, दोनों चीजों का बैलेंस बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज ही जो है वो मैं आपके लिए 21 और 22 का वीडियो भी जो है वो अपलोड कर दूंगा, ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास जो है वो हम उसको देखेंगे। थैंक यू गाइस, अगेन टेक केयर, बाय बाय।